नमस्कार। मेरे चैनल एक कहानी बाई प्रीति आर्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक भारती जोशी की कहानी अग्निपथ सुनाने वाली हूँ। तो आनंद लीजिए इस कहानी अग्निपथ का। साल 2 साल बाद जब भी घर लौटती हूँ तो कहने सुनने के लिए कितनी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। नियमित रूप से पत्रों का आदान प्रदान होता रहता है, फिर भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। खासकर सखी सहेलियों की बातें, गली मोहल्ले के किस्से, कुशल क्षेम की चिट्ठियों में ये सब बातें कहाँ आ पाती हैं। इसलिए फिर चाय पीते हुए, खाना खाते हुए बातों का सिलसिला चलता ही रहता है। कभी कभी तो बातें करते करते सारी रात बीत जाती है। बाबूजी जब थे तो अम्मा को डपट देते, अरे अब बेचारी को सोने भी दो, सफ़र की थकी हारी आई है, क्या सारी रात बातें आज करती ही रहोगे। बाबूजी बेचारे क्या जाने इतनी सारी बातें मन में रखकर नींद कहाँ आती है। खाना खाते हुए अम्मा ने पूछा, चंदा का तो तुझे पता चल ही हो गया ना, चिट्ठी में लिखा था शायद। नहीं तो क्या हुआ उसे। अरे उसे क्या होना है, पिछले महीने उसका घरवाला नहीं रहा। क्षण भर को, सिर्फ क्षण भर को कौर हाथ में ही रह गया। दूसरे ही पल छुटकारे की सांस लेते हुए मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ, एक पाप कटा। इस खबर पर दूसरी कोई टिप्पणी और हो ही नहीं सकती थी, पर अम्मा एकदम भड़क गई। कैसी बातें कर रही है, उस बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ गई। अम्मा, उसकी दुनिया बसी ही कब थी जो उजड़ जाती, और बेचारी वो तो तब थी जब वो भला आदमी उसकी ज़िंदगी को नरक बना रहा था। अब कम से कम चैन की सांस तो ले सकेगी। मुझे तो खुशी है, उसकी ज़िंदगी का एक दुखद अध्याय समाप्त हो गया। जैसा भी था उसका पति था वो, उसके दम पर 4 लोगों के बीच सिर उठाकर चल सकती थी। ये चुटकी भर सिंदूर ना रहे तो औरत का जीवन राख हो जाता है। बिन्नू, तुम आजकल की लड़कियां ये सब नहीं समझोगी। मैं कहना चाह रही थी कि इस चुटकी भर सिंदूर के रहते भी चंदा का जीवन राख ही था। अब और क्या राख होगा। पर चुप लगा गई। जब से बाबूजी गए हैं अम्मा इस मामले में बहुत भावुक हो गई हैं, इसलिए उनका दिल दुखाने की इच्छा नहीं हुई। फिर पूरे दिन चंदा की ही मन में चक्कर काटती रही। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की सारी बातें याद आती रहीं। हम शैतान लड़कियों का एक ग्रुप था। चंदा हमारी सबकी लीडर थी, क्योंकि वही हम सब में स्मार्ट, निडर और दिलेर थी। शादी के मंडप में जब उसे घूंघट में दबी ढकी देखा था तो हम सबकी हंसी छूट गई थी। लगा था जैसे चंदा कोई स्वांग कर रही हो। हमारे ग्रुप में सबसे पहली शादी चंदा की ही हुई थी, इसीलिए हम सब ने गोपियों की तरह उसके दूल्हे को घेर रखा था। वो जैसे हम सबके सपनों का राजकुमार था, सुदर्शन, आकर्षक, रौबदार। किसी विदेशी कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर था। बोलचाल में विदेशी ठसक थी। हम सब उसकी एक एक भंगिमा पर मर मिटी थी, एक एक मुस्कान पर निछावर हो रही थी। साल भर तक चंदा हम सबकी ईर्ष्या के विषय बनी रही। एक एक करके हम सबकी शादियां होती गई। चंदा का ब्याह पुराना पड़ गया। फिर एक दिन उड़ते उड़ते खबर सुनी कि वो विदेशी कंपनी डूब गई है, चंदा का पति बेकार हो गया है। उस समय हद तक हम सब अपनी गृहस्थी में इतनी रच बस गई थी कि खबर सुनकर एक उसास भर ली, बस। वैसे ये कोई गंभीर बात थी भी नहीं। एक नौकरी छूटती है तो आदमी दूसरी ढूंढ लेता है या कोई धंधा कर लेता है। चंदा के पति ने भी कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लिया हुआ। प्रथम प्रसव के समय अम्मा के पास आना ज़रूरी हो गया था। घर में कोई देखने वाला नहीं था और डॉक्टरों ने भी काफ़ी डरा दिया था। आने के बाद मालूम हुआ कि चंदा भी इन दिनों आई है। जानकर बेहद खुशी हुई। उससे मिले 2-3 साल हो चले थे। मेरी जाने लायक स्थिति नहीं थी, पर अम्मा का संदेश मिलते ही वो आ पहुंची। उसने देखा तो मेरी सारी खुशी काफूर हो गई। वो बुझा बुझा सा चेहरा और सूखी सी हंसी। ये चंदा तो पहचानी ही नहीं जा रही थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा और वो पुराने आवेग के साथ मेरे गले में लग गई। जी भरकर भेंट लेने के पश्चात मैंने उसे अपने पास बिठाते हुए चुहल की, तू ऐसी सूख कर कांटा क्यों हो रही है। हमारे जीजाजी कुछ खिलाते पिलाते नहीं है क्या। तुम्हारे जीजाजी को मूँछों पे ताव देने से फुर्सत मिले तब मेरी ओर देखेंगे। मैंने तो मजाक में एक बात कही थी, पर उसने जो उत्तर दिया वो मजाक नहीं था, वो एक कड़वी सच्चाई थी, क्योंकि उसका चेहरा एक असह रोष से भर उठा था। बात क्या है चंदा, तुम खुश नहीं लग रही हो। घर में सब ठीक तो है ना। जिसका पति निठल्ला बैठा हो उसके लिए सब कुछ ठीक कहाँ होता है शालू। यही घर था जहाँ सब लोग मुझे हाथों हाथ लेते थे। आज मेरी स्थिति नौकरों से भी गुजरी हुई है। इनकी नौकरी जाते ही सबके चेहरे बदल गए हैं। एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ, करने वाले के लिए काम की कमी थोड़ी ही है। वे चाहे तो 100 नौकरियां जुटा सकते हैं, पर उन्हें तो वैसी ही नौकरी चाहिए। ज़रा भी 19-20 नहीं चलेगा। ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी। ये तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया था समझो। मेरे पापा भी उसी चक्काचौंध में मारे गए। नहीं तो क्वालिफिकेशन के नाम पर सिर्फ बीकॉम की एक डिग्री है, उसी के लायक काम मिलता है, वो इन्हें नहीं करना है। चंदा की कहानी सुनकर मन उदास हो गया। लगा इसके सुख को हम ईशालू सखियों की नज़र तो नहीं लग गई। कालांतर में 2 दुर्घटनाएं और घटी। चंदा के यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ।
और हताशा में डूबे उसके पति ने पीना शुरू कर दिया। दोनों ही बातों ने चंदा को जैसे तोड़ कर रख दिया। छोटे भाई की शादी में जब घर आना हुआ तो चंदा से फिर मुलाकात हुई। फीकी हंसी से हंसकर बोली, अब तो हमेशा मुलाकात हुआ करेगी, मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। क्या बात करती हो? बर्दाश्त की भी एक हद होती है शालू, और वो मैं पार कर चुकी हूँ। मैंने श्रीमान जी से कहा कि जब तक आपके मन लायक काम नहीं मिल जाता मुझे नौकरी करने दीजिए। मैं अपने बच्चों को दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पाल सकती, आखिर मेरा पढ़ा लिखा कब काम आएगा। बस मेरा इतना कहना था कि घर में जैसे तूफान आ गया। घर की इज्जत उछालने के लिए मेरी बहुत लानत मलामत की गई, लेकिन मैंने भी अब ठान लिया है, तबीयत का बहाना बनाकर आ गई हूँ, अब यहीं कुछ करूँगी। चंदा, मैंने गंभीर स्वर में कहा, पीहर का रहना 4 दिन के लिए अच्छा होता है, हमेशा के लिए रहना चाहोगी तो मुसीबत होगी। यहाँ भी अपमान की घूंट पीने पड़ेंगे, मैं समझती हूँ शालू, इसीलिए मैं नौकरी लगते ही अलग कमरा ले लूँगी। पर यहाँ रहने से मुझ पर माँ बाप का साया तो रहेगा, भैया का सहारा तो मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं किसी तीसरी जगह कैसे रहूँगी? उसने जैसा कहा था कर दिखाया। नौकरी लगते ही तो संभव नहीं हो सका, पर 6 महीने में उसने अपने लिए 1 रूम व किचन का जुगाड़ कर लिया। सुबह शाम जाते हुए बच्चों को माँ के पास छोड़ जाती, शाम को उन्हें लेते हुए डेयरी पे लौट आती। कई बार माँ उसके पास आकर रह जाती। बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जाने का काम भी नानी के ही जिम्मे था। अस्तित्व के इस संघर्ष में माँ साई की तरह चंदा के साथ रही। ना उन्होंने बिरादरी की आलोचना की परवाह की, ना समझाने की धमकियों की। हाँ, चंदा के इस अप्रत्याशित निर्णय से उनकी ससुराल में खलबली मच गई। जो कदम चंदा जैसे स्वाभिमानी लड़की के लिए सहज स्वाभाविक था, वही उन्हें बहुत नागवार गुजरा। उनके अनुसार ख़ानदान की इज्जत धूल में मिल गई थी और बिरादरी में उनकी नाक कट गई थी। एक दिन उसके जेठ और ससुर उसके दरवाजे पर आकर कहनी अनकहनी सब कह गए थे और रिश्ते को एक तरह से समाप्त कर गए थे। उसके बाद मैं जब भी अम्मा के यहाँ जाती, चंदा से भेंट हो ही जाती। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। वो पहली जैसी हंसोड़ हो गई थी। ज़िंदगी का दुखद अध्याय उसने अपने मन की किताब से फाड़कर फेंक दिया था। बच्चे भी बहुत प्यारे थे और ज़हीन भी। उन्हें देखती तो मन कैसा हुआ था। क्या इन्हें पिता का भाव न खलता होगा? इस अनिवार्य सुख से बेचारे वंचित क्यों रह गए? पिछली बार मैं भतीजे के मुंडन पर आई थी तो अम्मा ने बताया, चंदा का घर वाला आजकल यहीं आया हुआ है। अरे ये सूखी नदी में बाढ़ कैसे आ गई? किसी एक्सीडेंट में हाथ पैर तोड़वा कर बैठा है। ऐसे में तो बीवी की ही याद आती है। सुनकर कितनी कोफ्त हुई थी। इतने सालों में अभी कभी कोई खोज खबर नहीं ली। कभी ये भी नहीं पूछा क्या खा रही हो, बच्चों को क्या खिला रही हो। सेवा के लिए एकाएक बीवी की याद आ गई। बेशर्मी की भी हद होती है। जाने का मन बिल्कुल नहीं था, पर अम्मा ने ठेल ठहल कर भेज दिया। अम्मा को लोकापावाद की बड़ी चिंता रहती है। जब भी आती हूँ 5-10 घर मुझे ऐसे ही घुमा देती है। मैं समय से पहले ही पहुँच गई, पर चंदा तब तक न लौटी। दरवाजे में पैर रखते ही उसके पति से सामना हो गया। यही तो घर का एकमात्र कमरा था, वहीं उसका बिस्तर लगा हुआ था। वो सजीला सुदर्शन नौजवान वक्त की मार खाकर कंकाल भर रह गया था। चेहरे पे बेचारगी और काइयापन का अजीब सम्मिश्रण था। नमस्ते के जवाब में उसने भीतर से किसी को आवाज़ दी और करवट बदल कर लेट गया। भीतर से जो निकली वो शायद चंदा की सास थी, क्योंकि जब मैंने अपना परिचय दिया तो बोली, तुम्हारी सहेली को तो घड़ी भर उसके पास बैठने की फुर्सत नहीं है, पर मैंने तो 9 महीने पेट में रखा है, मैं इसे लावारिस कैसे छोड़ दूँ? तभी तो इसके दरवाजे पर पड़ी हूँ। अच्छा हुआ उसी समय चंदा आ गई, नहीं तो मेरा वहाँ से भागने का मन हो रहा था। चंदा बेहद थकी और निढाल सी लग रही थी। मेरे पास बैठते हुए बोली, लौटते समय सब्जी मार्केट उतर जाती हूँ, वहाँ से पैदल ही आना पड़ता है, पस्त हो जाती हूँ। वो पस्त हो गई थी, ये तो नज़र आ ही रहा था, पर मुझे ये भी लगा कि इस बार वो मुझे देखकर खुश नहीं हुई। शायद उसे मेरा आना अच्छा न लगा हो। मेरा भी उस माहौल में दम घुट रहा था। 2-4 औपचारिक बातें करके मैं उठ खड़ी हुई और उसने मुझे रोकने के लिए भी नहीं कहा। दरवाजे तक वो मुझे छोड़ने आई और मैंने पूछ लिया, ये लोग क्या यहीं रहेंगे? उत्तर में उसने कहा, शालू, मैं बड़ी खुश थी कि उस नरक से निकल आई हूँ, पर भाग्य तो देखो, नरक मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक चला आया। उसकी इस स्पष्टोक्ति पर मैं संकोच से भर उठी। फिर मैंने पूछा, इतनी सी जगह में तुम लोग कैसे एडजस्ट करते हो? मेरा मतलब है तुम्हारी सास भी? उन्हें तो मैं ही चिरौरी करके लाई हूँ, तभी तो दिन रात एहसान जताती हैं। पर तुम ही बताओ, मैं नौकरी करूँ कि इन्हें देखूँ? कोई 2-4 दिन की बात तो है नहीं, अब ज़िंदगी भर भुगतना है। मतलब कमर के नीचे का पूरा हिस्सा बेकार हो गया है। अब वे कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। सुनकर सन्न रह गई मैं। भगवान जैसे इस खुददार लड़की की परीक्षा लेने पर ही उतारू थे। मैंने पूछा, एक्सीडेंट कैसे हुआ? नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे, भिड़ गए। पहले तो वहीं इलाज होता था, जब पता चला ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं तो भाई लोग यहाँ आकर डाल गए। तब से कोई झांकने भी नहीं आया, न किसी ने 5 पैसे ही भेजे हैं। मैं बच्चों के मुंह का कौज छीन कर माँ बेटे को पाल रही हूँ। दवाइयों का खर्च है 16
उस भले मानुस की मृत्यु की खबर सुनते ही पिछला सारा इतिहास मेरी आंखों के सामने तैर गया। एक बार फिर मुंह से यही निकला, चलो अच्छा हुआ पाप कटा। जिंदगी भर इस बोझ को ढोना क्या उसके बस का था। 3 साल में ही छक्के छूट गए होंगे। दूसरे दिन सारा काम रोककर मैंने चंदा के घर का रुख किया। अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मातमपुसी में जाते वैसे ही मेरा दिल कांपता था। यहाँ तो मामला और भी पेचीदा था। भीतर से दुख का ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था, पर दिखावा करते भी डर लग रहा था। चंदा तो मेरा झूठ फ़ौरन पकड़ लेगी। अम्मा को साथ लेते भी डर लग रहा था, ये तो वहाँ जाते ही शुरू हो जाएंगी। सामने वाले के शोक प्रदर्शन में ज़रा भी कोताही की तो घर आकर उसके साथ पुश्तों को उतार देंगे। अपनी हड़बड़ी में समय का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ जाकर पता चला कि मैं जल्दी पहुँच गई हूँ। चंदा भी स्कूल से नहीं लौटी है। दरवाज़ा उसकी सास ने ही खोला था। मन तो हुआ कि उल्टे पैर लौट जाऊँ, पर मुझे देखते ही उन्होंने पंचम स्वर में रोना शुरू कर दिया। उनके पुत्र शोक का अपमान करके निकल जाना मुझे अशोभन लगा। उनकी रुलाई का आवेग थोड़ा कम होते ही मैंने पूछ लिया, चंदा कब तक लौटती है? उनका रोना एकदम थम गया। बोली, अब जब भी आ जाए, कोई टाइम टेबल थोड़े ही है। 1.25 महीना घर में बैठ ली यही बहुत है। एक बार औरत का पैर घर से बाहर निकल जाए तो फिर चाट सी पड़ जाती है। मुझे उस औरत से एकदम वितृष्णा हो आई। कहाँ तो अभी ज़्यादा रो रही थी और दूसरे ही क्षण ऐसी घिनौनी बातें, एक करारा मुँह तोड़ उत्तर देने की इच्छा हो रही थी, पर संस्कार आगे आ गए। फिर मैंने इतना तो कह ही दिया, घर से बाहर निकलने का किसी को शौक़ नहीं होता, मजबूरियाँ होती हैं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। वे ताव खाकर बोली, जितना वो कमाती है उतना तो हम अपने मुंशी को दे देते हैं। इसे ही ज़िद चढ़ी थी। मैके वाले भी ऐसे कि बस समझाना तो दूर, उल्टे शह देते हैं। नहीं तो क्या घर छोड़कर आने की उसमें हिम्मत थी। अब 4 बर्तन जहाँ होते खनकते ही हैं। इस कारण से कोई घर थोड़ी छोड़ देता है। अपने दिल ख़राब चल रहे हो तो थोड़ा सब्र भी करना चाहिए। क्या बताऊँ बेटा, इसी गम में उसके ससुर चले गए, इसी दुख में बेटे ने शराब की लत पाल ली। कहते कहते भी सुबकने लगी। उनका रोना बड़ा करुण था, पर मुझे अब उनसे सहानुभूति नहीं हो रही थी। मन हुआ कह दूं, अपमान सहने की शक्ति सब में एक सी नहीं होती है, पर मैं किसी नए विवाद को शुरू नहीं करना चाहती थी। विषय बदलने के लिए मैंने कहा, आप रुक गई, ये अच्छा हुआ, नहीं तो ये लोग अकेले पड़ जाते। अरे ये सब कहने की बातें हैं। यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है और मुझे ही वहाँ कौन सा अच्छा लग रहा है। जिसके लिए आई थी वो तो चला गया, अब मेरे लिए यहाँ क्या रखा है। बस जो चला गया उसके नाम से साल भर मंदिर में दिया जलाना है। यहाँ तो किसी को फुर्सत नहीं है। बच्चे भी ऐसे निर्मोही हैं कि बस बाप जब तक जिंदा था उसके पास फटकते भी नहीं थे। मरे हुए को क्या याद करेंगे। और तो और क्यों करेंगे। मैंने सोचा, बाप ने उनके लिए किया ही क्या है। उनके जीवन में सिर्फ अभाव और अपमान ही तो बोया है। अपनी याददाश्त में उन्होंने बाप को सिर्फ खाट पर पसरे देखा है और सुने हैं उनके ताने उलाहने। उसकी तुलना में अस्तित्व के लिए जूझती माँ उन्हें ज़्यादा अपनी लगी हो तो क्या आश्चर्य। बच्चे फैसला करने में बड़े माहिर होते हैं। उनके निर्णय कभी गलत नहीं होते, पर वे सारी बातें उस जटिल औरत की समझ से परे थी। वे केवल अपने ही दुख को बड़ा करके देख रही थी, सबकी सहानुभूति बटोरना चाह रही थी। मुझे तो उनकी बातें सुनकर हुक्काई आने लगी थी। चंदा अगर ज़रा भी देरी से आती तो वहाँ से खिसक ही लेती। चंदा आई, मुझे देखकर उसके चेहरे पर कई रंग आए और गए। फिर वो कुछ बोली नहीं, चुपचाप मेरे पास आके बैठ गई। मैंने उसका हाथ अपनी हथेलियों में ले लिया और देर तक हम दोनों निशब्द बैठे रहीं। वो संवेदना भरा स्पर्श ही एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी था। शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। बच्चे नज़र नहीं आए। बड़ी देर बाद मैंने पूछा, ट्यूशन पढ़ने गए हैं? घर में तो पढ़ाई हो नहीं पाती, ट्यूशन ही भी अपने बस की कहाँ थी। वो तो भैया के एक दोस्त हैं, उनकी क्लास चलती हैं, उसी में दोनों को बिठा लेते हैं। फिर हम दोनों शिक्षा के घटते स्तर और बढ़ते बोझ पर चर्चा करने लगे। उसके साथ ठोड़ी पर हाथ दिए कुछ देर हम दोनों की बातें सुनती रहीं, पर जब उनके मतलब की कोई बात न हुई तो भीतर उठकर चली गई। उनके जाते ही मैंने कहा, ये देवी जी गई नहीं, कोई लिवा ले जाए तब ना। अभी सब लोग आए थे, पर किसी ने चलने के लिए नहीं कहा। मुसीबत कौन गले लगाएगा। 3 साल में उन लोगों को आज़ादी की आदत पड़ गई है। पहले ये बहुत सुनाती थी कि ममता की मारी इस नरक में पड़ी हैं, नहीं तो थूकने भी नहीं आती, पर अब सब चुप है। मतलब इनसे मुक्ति नहीं, बनी रहे, मुझे तो आदत हो गई है। उन पर दया भी आती है। इस उम्र में उन्हें ये दुख भोगना पड़ा है। यहाँ रहेंगी तो मेरे बच्चों के सर पर साया भी रहेगा, उस घर से थोड़ा जुड़ाव बना रहेगा। चंदा कुछ रुक कर बोली, लेकिन ढंग में रहती भी तो नहीं। दिन रात बच्चों के मन में जहर बोती रहती है। मेरा पहनना ओढ़ना उन्हें पहले भी नागवार गुजरता था। मैं रोटी की तलाश में बाहर भटकती थी, वे अपने बेटे के कान भरती थी, उसे दिन रात कोसती थी, चाय पियोगी। प्रस्ताव इतना आकस्मिक था कि मैं कुछ उत्तर न दे पाई। उसने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और चाय बनाने चल दी। मैं भी साथ साथ चल पड़ी, पर दरवाजे में ही ठिठक गई, क्योंकि उसकी सास कह रही थी, तेरी सहेली यहाँ चाय पीने आई है या स्यापा करने।
मैं संकोच से भर उठी। मन हुआ उल्टे पैरों लौट जाऊं, पर फिर मुझ में और चंदा की सांस में फ़र्क ही क्या रह जाता। किंग कर्तव्यमूढ़ सी वहीं चौखट के परे खड़ी रह गई। चंदा ने इत्मीनान से गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाया और सास से बोली, चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ, दिन भर मगजमारी करके आई हूँ, 1 कप चाय का मेरा हक बनता है। शालू बैठी थी इसलिए उससे पूछ लिया, आप पीना चाहे तो आपके लिए भी बन जाएगी। उत्तर में उन्होंने एकदम सुबकना प्रारंभ करी, अरे करम जली, अभी तो सौभाग्य के लिए 2 आंसू ढलका लिया कर, बेचारे की आत्मा कलपती होगी। आत्मा मेरी भी बहुत कल्पी है अम्मा, और आंसू मैंने पहले ही बहुत बहा लिए हैं। अब मेरा मन और आंखें दोनों रीत गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं व्यापता। लो ये अपनी चाय पकड़ो। वे एकदम फट पड़ी, ऐसे लक्षण है तभी तो भरी जवानी में सुहाग उजड़ गया, भगवान सब देखते हैं। चाय के कप लेकर चंदा बैठक में आ गई थी। सास की बात सुनकर उसके पीछे पलटकर कहा, कुछ तो तुम्हारे कर्मों का दोष भी रहा होगा अम्मा, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हें ये दुख क्यों झेलना पड़ता। रही मेरे सुहाग उजड़ने की बात, तो मैं सुहागवती थी ही कब। मेरा गठजोड़ तो दुर्भाग्य के साथ ही हुआ था, वो तो अब भी मेरे साथ है, फिर मातम किसका मनाऊं। उसकी इस बात का बुढ़िया से कोई जवाब देते न बना, और देती भी क्या, वो महज एक बात नहीं थी, चंदा के दाम्पत्य का पूरा इतिहास था। नमस्कार, अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल एक कहानी बाय प्रीति आर्य को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।